पोर्ट्स प्रायव्हेटायज झाले, एअरपोर्ट्स प्रायव्हेटायज झाले, बाकीचे जे गव्हर्नमेंट कंपनीज आहात ते सुद्धा प्रायव्हेटायज झाले. कितें हो कॉन्फिडन्स तांकां कित्याक येयलो प्रायव्हेटायज करपाक? तर तांकां खबर आहा तांकां ईव्हीएम जिखयतले म्हणून. आमचे तुमचे वोट हे चोरतात आणि म्हाजो वोट ह्या फावटी हांव हांकां चोरपाक दिवचो ना. हो सगळ्या गोंयकारांनी निश्चय करपाक जाय. म्हाजो जो अमूल्य वोट हा, जो डेमोक्रेसीन म्हाका रायट दिल्लो आसा, तो वोट चोरून दिवचो ना हांव म्हाजो. हो वोट चोरून हे आयज निवडून येतात आणि मागीर सगळे वचे जे आहा ते आमी सोंसतात. आयज आमचे भाव पळय हांगा बसलेले आहात, हक्का खातीर झगडटात. हो आझाद मैदान जो आहा न्हू, कितें हो एक न्यायदाता कसो जाल्लो आहा आणि हांगासर कोण फटींग उलयना. हांव छाती ठोकून सांगूंक शकता, ईच एंड एवरी मनीस जो हांगा हक्काक जोडून येता तो फटींग उलयना हांगासर. आणि हांगा ह्या आझाद मैदानाचेर आमी पळयलां की एवरी डे हो आमचें दूख सोंसता. पूण सरकाराक आमचे पडोवन वचोंक ना, सरकारान बदललेले मंत्री आहात तांकां पडोवन वचोंक ना, खंयच्या राजकारण्याक पडोवन वचोंक ना. ह्या आझाद मैदानाचेर जे प्रोटेस्ट जातात ताका कितले फावटी सीएमान येवन विटनस केले ते तेणी आमकां सांगपाचें. तेंचे प्रॉब्लेम बारीकशे आहा. आतां आमचो सावय कुदिनो बाब सांगून गेलो 2020 तेंचो इशू स्टार्ट जाल्लो म्हणून. पूण जर सपोज 4-4, 5-5 वर्सां जर सपोज हे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना कितें आनी ते सॉल्व करूंक शकना जाल्यार हो कॉन्फिडन्स खंयचो? तांकां खबर आसा की म्हटल्यार आमी कांयच करूंक ना सुद्दां जाल्यार आमी जिखोन येतले. हो कॉन्फिडन्स ईव्हीएमाचो कॉन्फिडन्स. तुमचे आहले लोक आहलेले म्हणून आमकां लिबरेशन मेळ्ळें. तुमचे आहले लोक आहलेले म्हणून आमकां आयज गोंयान आमी गोंय पळयताले, गोंय महाराष्ट्रान आसतले आहले तुमचे आहल्या लोकांक खातीर. आनी जे लोक म्हाका आयकतात टीव्हीचेर तांकांय सांगूंक सोदता की भायर सरा मातशें, संकटान आसा आमी. हें संकट व्हडलें संकट आहा सारकें. आनी हें संकट जर आमी सपोज हेजें सोल्युशन काडिना जाल्यार फुडें आमकां जे आमी गोंय भोगला, आमी सूख भोगला तें आमकां फुडें पळोवंक मेळचें ना, फुडले पिळगेक पळोवंक मेळचें ना. सो म्हजो लास्ट एक आवाज तुमकां एक दिता, आमकां ईव्हीएम नाका, आमकां ईव्हीएम नाका आनी म्हाजो वोट हांव चोरपाक दिवचो ना. देव बरें करूं. थँक यू शंकर पॉलजी. नडन थाळेचा आणि जसं शंकरान सांगला आमचे डेंजरान आहा आणि डेंजरा पासून तुम्ही लोक सदांच येयलेले आहात, रस्त्यार सदांच एकठांय जालेले आहात. नटन ताळेचा आणि तुमचे पासत. थँक्यू. दॅट्स द स्पिरिट. आणि नेक्स्ट आमच्या मुखार आता the environmental and the social activist, engineer by profession, issue fought for Madai smart city. Smart city आमची हा. wow. Smart city and mangroves. Oh, he fought against the mangroves, which has been disasterly after environment because of this our soaking of water. Mangroves. त्याच्यापासून जगवलेला हा IT Park Donna Powell and Donna Powell Jetty. Let me present to you Tanoj Edward Palkar. Ladies and gentlemen, put your hands together for Tanoj. Please, मागता सगळे लागी कोण रजिस्टर करूंक ना जाल्यार प्लीज हातोर काडा. आमचे ते रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू आहा, हातोर काडा. कोण रजिस्ट्रेशन बी करूंक ना जाल्यार प्लीज एपय व्हॉलंटियर्स जस्ट हैव अ लुक देयर. We have with us Atulji who will be showing us demo. Put your hands together, Mr. Atulji, all the way from Delhi. इधर आ जाओ जो अतुल जी देखने के लिए. अतुल जी नहीं कुछ नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ. आप ये देखो अतुल जी. Put your hands together for Atul ji. Sorry Tanuj Bob, please come. सगळ्या गोंयकारांक सगळ्यान पयलीं येवकार. ह्या वोतान आज तुमी मातशे थोडे सावळेक बसल्या, थोडे वताकूय आसा, पण त्रास काडून बसशिल्ले आसा हांगासर. हो त्रास आमी लास्ट आतां आमी थोडे वेळ वतान बसल्या खरें, पण हो त्रास जो आसा न्हय तो गोंयकारांनी आनी संपूर्ण देशाच्या नागरिकांनी काडिल्लो आसा हे 9 वर्सां. ताज्या पयलीं त्रास आशिल्ले ना अशें म्हणिना, पूण आतां जे त्रास जाता ते चड आसा. कित्याक म्हारगाय 9 वर्सां पयलीं गॅस खंय आशिल्लो, कितें भाव आशिल्लो आनी आज कितल्याचेर पावला. बेरोजगारी खंय पावली, आज सगळ्याहून चड उच्चांक गाठला. वता थंय प्रॉब्लम,
वता थंय लोक आंदोलनां करता रस्त्यार येता म्हाका दिसता ह्या 9 ते 10 वर्सां म्हाका दिसता कमीत कमी 11,000 आंदोलनां जाली पण सरकाराक ताजी जाग येना कित्याक येना वोट मारणारे आमी लोक गरीब लोक पण तांकां लोकांचे पडिल्ले ना कित्याक खबर आहा तांचे कडेन 2 गोश्टी आसा एक म्हळ्यार तांचे कडेन पयशे आसा आनी दुसरे EVM आसा काय ना आता मजा पळया संपूर्ण देशान तांच्यांनी खबर आसा की लोक आमच्या विरुद्ध आसा पण लोकांक न्हय कशा पद्दतीन पिशे करपाचे जे कट कारस्थान तांच्यांनी रचले ते पळया संपूर्ण देशभर पयली एक नॅरेटिव्ह घातली लोकां म्हऱ्यान आनी लोकांच्या मतीन हिंदू मुसलमान आता गोंयान हिंदू आनी क्रिश्चन हो करपाचो प्रयत्न केलो पण असले न्ही राजकारणी हजार आनी लाखो येवं गोंयकारांक डिवायड करपाचे हांच्या बाबायक सुद्दां कापासतात ना आमी नीज गोंयकार ह्या मातयेन जन्माक आयल्या ह्या मातयेन मरतले आनी काबाड जातले ही पावन भूमी आमी सगळ्या धर्माक मानणारे लोक हांव अल्लाकूय मानता समजता म्हजो देव म्हणटा तो हांव थोड्यांक वेगवेगळो वायट दिसताले पण म्हजो देव आसा म्हजी शांतादुर्गा म्हजी सातेरी आसा म्हजो दामोदर आसा महालक्ष्मी पणजेची तशीच शिवाजी महाराज हो म्हाजो महाराज अशें म्हाका ताका हांव देवूय मानता बट सेम टायम सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब हो म्हाज्या खातीर देवूय आसा तोय देव म्हजो जे कितें राजकारण चालू आसा लक्षांत दवरात हें आमकां डिविजन करपाचें राजकारण ह्या बोटाक थुकी लायता आनी ह्या बोटार दाखयता लक्षांत दवरा हांव परत परत कित्याक सांगता तुमकां एक वेळ म्हगेलें रिपिटेशन जावं शकता तुमी तकलेन जर घेतले तुमी आज आसा ते महाअनुभवी आसा तुमी तुमच्या गांवांत वतले घरा वतले गांवांत वतले लोकांक समजयतले की हे जे काही लोक जे हांगासर जमा जाल्ले आनी जे स्टेजीर येवन उलयले तांकां व्हडली समज ना समज आसा ती तुमकां म्हूण तुमी हांगा आयिल्ले आसा मागता तुमचे कडेन अजून म्हगेलें 1 मिनीट घेता हांव देशान जे लोन आसा पळय आमचे शेतकऱ्यांचे ते 2.5 लाख कोटी आशिल्ले देशान शेतकरी कितले आसा ते अंदाज करा आनी कॉर्पोरेट हाऊसांचे लोन आसा पळय ते 11 लाख कोटी मोदी सरकारान कितें केलें 11 लाख कोटी माफ केले पण ते 2.5 लाख कोटी माफ करूंक ना गरीब कोण अदानी आनी अंबानी न्हय शेतकरी आमचे सामके श्रीमंत समजा तांचे जे नॅरेटिव्ह आसा पळय ज्या पद्दतीन गरीब लोकांक सोपोवपाक सोदता ते आमी लक्षांत घेवपाक जाय आनी जेन्ना हे असले विशय तयार जाता तेन्ना लक्षांत दवरा की तांचे नॅरेटिव्ह कितें आसा जाल्यार तांकां गरिबांचे पडिल्ले ना जे अदानी अंबानी कडल्यान तांच्यांनी कमिशन खाल्लेले आसा पळय ते परत अशा लोकांक वापरतले वोट विकत घेवपाचो प्रयत्न करतले आनी लास्ट तांचो हेतू कितें खबर आसा लोक जर विकत घेवंक शकना जाल्यार तांचो हेतू तांगेलो बाप बशिल्लो आसा तो म्हळ्यार EVM आनी तो आमकां खोडून काडपाक आसा म्हाका दिसता ही गोंयान एक आंदोलन जे तयार जाला जेम तेम मनसूर भाई रामा काणकोणकर जॅक मास्केरेनास आनी ते सगळे सांगाती जे जे गोंयभर तांच्यांनी काम केला ते फक्त कित्याक तर गोंयकारपण गोवा सांबाळच्या खातीर आनी म्हाका दिसता तुमी सगळे जे आज आयल्या इन्क्लुडींग पुलीस सुद्दां ते आयकता तांकांय धन्यवाद म्हणटा गोंयकारांनो तुमी हांगासर येवन गोवा सांबाळपा खातीर एकत्र येयल्या ताज्या खातीर तुमकां साश्टांत नमस्कार Thank you, Bob. Thank you. देव बरें करूं काल तांसून. And next we have मागता फुडले स्पीकरा पासून because we have lot of speakers and लोकांचे patience खूब कमी आहा.
It's a beautiful awareness what we are trying to create आमच्या लोकांपासून, but लोकही वतान बोलला आणि त्यांचे लिसनिंग आणि त्यांचे लिसनिंग कॅपॅसिटी खूप कमी हा. 100 हे आमची टेक्निकलिटी. लेट मी बी क्वाइट क्लियर. ही आमची ब्रेनाची टेक्निकलिटी. 1000 उतरां तुमच्याकडे उलयत, तुमची कॅपॅसिटी हा फक्त 100 to 200 उतरां डायजेस्ट करपाक. ही रियालिटी आमची. So मागता सगळे स्पीकर लागी just to keep it short and sweet. So next we have with us the National Coordinator EVM Hatao Sayukt Morcha, DC Kapil, ladies and gentlemen, all the way from Delhi. Mashan Natan Tayazani itle 1000 kilometers poisun yellow ha elderly man who is come to give the awareness of EVM against EVM. सर्वजन समाज में जन्मे हुए तमाम संतों और महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज की गोवा स्टेट की इस विशाल जनसभा के मुख्य वक्ता के रूप में देश के करोड़ों युवाओं की दिलों के धड़कन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, हिजेम राजेंद्र सिंघा साहब जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, अतुल पटेल साहब, आज इस सभा को आयोजित करने वाले तमाम साथी जैक साहब, शेख मंसूर, हसन मंसूर साहब, रामा भाई, उनकी तमाम टीम और गोवा के अलग अलग जगह से आए हुए मेरे तमाम सम्मानित भाइयों बहनों युवाओं, सभी को मेरा नतमस्तक नमस्कार, क्रांतिकारी अभिनंदन। दोस्तों, ठीक 1 महीने पहले 2 और 3 फरवरी को हम आपके बीच में आए थे और आपको ईवीएम के बारे में तमाम चीजें बता करके गए थे। मुझे खुशी है इस बात की कि इस टीम ने, जो यहाँ की कोऑर्डिनेशन टीम है, इस आंदोलन को गांव-गांव और गोवा की 40 की 40 विधानसभाओं तक पहुंचाने में मदद करी और आज आप सब लोग यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। आज ये 3 जगह मीटिंग है, एक गुवाहाटी में है, एक दूसरी जगह कानपुर में है, हमारे दूसरे साथी वहां पर गए हुए हैं, हम 3 लोग यहां पर आए हैं। बीच बीच में दोस्तों कुछ कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। कुछ लोग, सातिर दिमाग के लोग, आरएसएस ने घुसेड़ दिए हैं बीच में, जो जगह जगह जाकर के बता रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। आज जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन तमाम साथियों को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूं, और बताने से पहले देश के तमाम राज्यों के सबसे प्रबुद्ध राज्य, सबसे पढ़े लिखे राज्य गोवा के साथियों से, भाइयों और बहनों से कुछ सवाल भी पूछूंगा कि आप बताइए कि ईवीएम के बारे में जो उठाया गया मुद्दा है, जो आज राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, ये सही है या नहीं है? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में मदन बी लोकुर साहब की अध्यक्षता में एक कमीशन बना, सिटीजन कमीशन, और उस सिटीजन कमीशन के अंदर अभी तक 7,500 देश के बुद्धिजीवियों ने साइन किए हैं उस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर। उस कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2019 के लोकसभा के चुनाव के अंदर 373 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां जिस दिन वोट डाले गए
और जिस दिन उन वोटों की गिनती हुई तो दोनों दिनों के वोटों के डाले जाने में और वोटों की गिनती के अंदर 8,000 से लेकर 18,000 वोटों का डिफरेंस आया। अब आप समझिए कि जिस देश को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, जिस भारत देश के अंदर एक वोट ज्यादा लेने वाला प्रत्याशी लोकसभा में जाता है, विधानसभा में जाता है, और एक वोट से लूज कर जाने वाला प्रत्याशी बाहर रह जाता है, अगर उस लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर 8,000 से लेकर 18,000 वोटों के डिफरेंस का मामला सिटीजन कमीशन ने कमीशन ऑफ इंडिया के सामने प्रस्तुत किया है, तो फिर लोकतंत्र कहां बचा है? ये सोचने वाला विषय। सोचने वाला विषय दोस्तों ये भी है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने मनोरंजन राही, ये साथी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, 18,94,291 18,94,291 वोटिंग मशीन मिसिंग है इस देश के अंदर। जिस देश के प्रधानमंत्री और जिस देश के गृह मंत्री खोई हुई गाय और भैंस और बकरी को ढूंढ निकालते हैं, वो आज तक इन 19 लाख गायब हुई ईवीएम की मशीनों को नहीं ढूंढ पाए, और इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। ये अपने आप में एक सोचने का विषय है कि आखिर कहां गई वो मशीनें? वो मशीनें किसने इस्तेमाल करी? वो इस्तेमाल करके किसकी सरकारें बनी? और अगर वो मशीनें गायब हैं तो आज तक की चुनाव, भारत का चुनाव आयोग आज चुप क्यों है? और बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जो याचिका पेंडिंग है उसका निपटारा क्यों नहीं हो रहा है? ये वो एग्जाम्पल है जो आपको और हमें ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि ईवीएम को लेकर के पूरे देश में न सिर्फ हल्ला हो रहा है, बल्कि पूरे देश की जनता एक राष्ट्रीय मुद्दा बना करके सड़कों पर आ चुकी है। मुझे जानकारी मिली थी कि कुछ लोग गोवा के अंदर भी उस चीज का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, मशीनों के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। दोस्तों, ऐसे भ्रम में आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं हुई। एक एग्जाम्पल बहुत दिलचस्प मैं बताना चाहता हूं आपको, गौर से सुने कि आसाम के अंदर, आसाम और नागालैंड की सीमा पर एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब चुनाव हुआ, ये एसटी की रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसका नाम है दीमा हसाओ के नाम से है। यहां पर एक पर्टिकुलर बूथ के ऊपर मात्र 90 वोट थे। पढ़े लिखे लोग जरा गौर करें इस बात को, एक बूथ के ऊपर मात्र 90 टोटल वोटर्स हैं। और वहां पर जिस दिन वोटिंग हुआ तो 74 लोगों ने अपनी वोट कास्ट किया, 74% लोगों ने पोस्ट किया, यानी कि टोटल 90 वोटों का 74% लोगों ने अगर वोटिंग कास्ट किया तो किसी भी सूरत में टोटल अगर हम लगाएं तो 68 वोटर्स होने चाहिए। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जिस दिन उस बूथ की काउंटिंग हुई, जिस बूथ पर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ही 90 थे, वहां पर जब काउंटिंग हुई तो काउंटिंग के समय वहां पर 177 वोट निकला। आप समझिए कि अगर टोटल वोटर ही 90 है तो
वो 177 वोटर कहां से आ गए? इसका मतलब वोटों के अंदर कहीं ना कहीं हेरा फेरी हुई है। और हेरा फेरी नहीं हुई है, इसका मतलब ईवीएम के अंदर किसी भी तरीके की हैकिंग कह लीजिएगा या सेटिंग कह लीजिएगा, यह होना संभव है। क्या हुआ? वहां पर हंगामा हुआ। जो कैंडिडेट इलेक्शन लूज किए उन्होंने हंगामा किया, और जब हंगामा हुआ तो चुनाव आयोग ने आनन फानन के अंदर वहां पर जिन लोगों की ड्यूटी थी, इलेक्शन कमीशन के 5 लोगों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद में जैसा अक्सर होता है कुछ दिन के बाद उनको वापस ले लिया। लेकिन सवाल यह है आज जनता के सामने, मैं गोवा की जनता को यह बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि बात सस्पेंशन होने की या उनको दोबारा ड्यूटी पे लेने की नहीं है। सवाल यह है कि जिस देश के अंदर एक वोट के कम और ज्यादा पड़ने के बाद प्रत्याशी या तो लोकसभा के अंदर जाता है या लोकसभा की गेट के बाहर रह जाता है, वहां पर 90 वोटर से एक बूथ पे होने के बाद आखिर 177 वोटर ईवीएम की काउंटिंग के समय पे कैसे निकले, ये अपने आप में एक सवाल है या नहीं है? आप बताएं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, और एक और दिलचस्प उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, आप गौर करें। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है चंदौली, चंदौली जगह है एक उत्तर प्रदेश के अंदर। जब वहां पर चुनाव हुआ तो चुनाव के दौरान जब रिजल्ट आया तो डीएम साहब ने, चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी बाबा की सरकार है, आपको पता है, बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, ये भाई साहब कह रहे, तो वहां के डीएम ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विनर घोषित कर दिया, विजेता घोषित कर दिया। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि चंदौली की उस सीट के ऊपर 22 दिवस एक किन्नर भी चुनाव के मैदान में था। जब किन्नरों को यह पता लगा, जब थर्ड जेंडर को यह पता लगा कि यह गलत हुआ है, हमारी वोट जितनी निकलनी चाहिए थी उतनी वोट नहीं निकली, तो जितने भी किन्नर थे सब एक जगह इकट्ठे हो गए और वो सब नंगे हो गए, जैसा अक्सर होता है, उनको कोई रोक नहीं सकता। और उन्होंने उठाया लठ और एसडीएम को पीटना शुरू किया। जब एसडीएम की पिटाई शुरू हुई तो उस एसडीएम को भगा भगा करके पीटा गया किन्नरों के द्वारा। एसडीएम को पीटता हुआ देखकर जिस डीएम महोदय ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी घोषित किया था, उसने दोबारा मीटिंग बुलाई, उसी दिन चुनाव का रिजल्ट रिवाइज किया और जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हारा हुआ डिक्लेयर किया और उस किन्नर को जीता हुआ डिक्लेयर किया। अब बात यह है कि क्या देश के अंदर लाठी उठाने वाले लोग ही जीतेंगे? क्या यही लोकतंत्र रह गया है? आखिर तब वो रिजल्ट कहां गया जब किन्नरों ने लाठी उठाई? ये जो आज हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है इस देश के लिए। एक मेरे भाई अभी कह रहे थे इस बार 400 पार, एक ऐसा ही उदाहरण मध्य प्रदेश का मैं आपके सामने रख रहा हूं, गोवा की सम्मानित और पढ़ी लिखी जनता के सामने, कि वहां के भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी ने इसी चुनाव के अंदर, जो अभी 2023 के एंड में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव होने के घोषणा से पहले
एक जनसभा के अंदर ये घोषणा करी कि मुझे इस बार 92,000 वोट मिलेंगे। ये गौर करने वाली बात है, आप सुनिए गौर से। और उसने सिर्फ यही नहीं कहा कि मुझे 92,000 वोट मिलेंगे, बल्कि उसने यह भी कहा कि जो कांग्रेस का मेरा निकटतम प्रतिद्वंदी होगा उसको 75,000 वोट मिलेंगे और मैं 20,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतूंगा। ये चुनाव से पहले उसने घोषणा करी अपनी जनसभा में। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आया तो जो का तो रिजल्ट वही था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 92,000 वोट मिले, कांग्रेस के प्रत्याशी को 75,000 वोट मिले और जो उसने भविष्यवाणी की थी वो 22,000 वोटों से जीता। तो ये जो चल रहा है कि अब की बार 400 पार, ये 400 पार और 300 पार की कहानी नहीं है मेरे सम्मानित दोस्तों। ये कहानी है उस ईवीएम में डाली गई उस चिप्स की, ये दास्ता है उस ईवीएम में डाले हुए उस कोड की जो भारतीय जनता पार्टी की टीम के लोग चुनाव के टाइम पर डालते हैं और जब उनको स्टोर में रखा जाता है, मशीनों को स्मार्ट स्टोर में रखा जाता है तो उससे पहले ये कारस्तानी होती है। आपने देखा क्या हुआ चंडीगढ़ में, क्या हुआ चंडीगढ़ का पूरा नमूना पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा है। क्या हुआ वहां पर, कैसे गुंडागर्दी हुई। अगर वो चुनाव चंडीगढ़ का चुनाव अगर बैलेट पेपर के माध्यम से ना हुआ होता, अगर बाई द वे वो ईवीएम से हुआ होता तो आज वहां पर का जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी का ही रहता। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का संयुक्त उम्मीदवार वहां का मेयर ना बन पाता। ये आपके सामने हुआ सारा सब कुछ। और सुप्रीम कोर्ट ने उस चोरी को पकड़ा और भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से चुप है, एक शब्द नहीं बोल रही है। ना आरएसएस बोल रहा है, ना नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, ना गृह मंत्री बोल रहे हैं, ना सफाई दे रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं कि आखिर वो गड़बड़ वहां पर क्यों हुई और कैसे हुई। तो पूरे देश के अंदर जो ये चल रहा है इसको देख करके ऐसा लगता है कि दोस्तों लोकतंत्र को बचाने का एक सही मौका यही है। जो मॉक टेस्ट होता है मध्य प्रदेश के अंदर भिंड में, जब चुनाव के समय मॉक टेस्ट सुबह ही किया गया तो वहां पर जितने भी बटन दबाए गए वो तमाम बटन के दबाने के बाद जो वोट गया सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को गया। और वो चूंकि डायरेक्ट लाइव चल रहा था मीडिया के अंदर, वो पूरे देश ने देखा। अगर वो लाइव ना चला होता तो वो खबर भी देश के अंदर किसी की सुर्खियों में न आती। ये तमाम एग्जाम्पल ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि ये ईवीएम मशीन किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। और एक इससे भी बड़ा कारण मैंने पहले भी गोवा की जनता को बताया था। एक साथी हैं हमारे सुभाष कश्यप, उत्तर प्रदेश के बागपत लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्हीं की बात नहीं है, आज दर्जनों केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है जहां पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ने, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए 1 साल तक मेहनत करता है, घर घर जाकर वोट मांगता है, अपने परिवार के तमाम संसाधन बेच करके चुनाव लड़ता है, पहली वोट जब चुनाव होता है अपनी देता है, पूरे दिन घूम करके लोगों से रिक्वेस्ट करके वोट दिलवाता है। ऐसे प्रत्याशी को जब चुनाव के दिन काउंटिंग हुई तो काउंटिंग वाले दिन उसके परिवार के जो 10 वोट थे और उसका खुद का वोट, उसके पड़ोस का वोट, उसकी गली का वोट, वो सारे वोट 0 मिले, 0। आज वो प्रत्याशी पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और आज गोवा की सम्मानित जनता से इस मंच के माध्यम से मैं भी ये पूछना चाहता हूं
कि आखिर प्रत्याशी जिसने चुनाव लड़ा, ये हो सकता है कि उसकी पत्नी ने उसको वोट ना दिया हो, ये हो सकता है उसकी मदर ने वोट ना दिया हो, उसके फादर ने ना दिया हो, उसकी बहन ने ना दिया हो, उसके बच्चों ने ना दिया हो, लेकिन जिस प्रत्याशी ने खुद चुनाव लड़ा, आखिर उसी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के द्वारा स्वयं को दिया गया वोट, वो आखिर कहां चला गया, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। 0 वोट निकला, 0। ये तमाम उदाहरण आज सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरे सम्मानित साथियों पेंडिंग हैं। आप लोगों के पूरे देश के अंदर ईवीएम का नेटवर्क और इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 2 आदेश पिछले 15 दिन के अंदर दिए हैं, एक इलेक्टोरल बॉन्ड का और दूसरा ये चंडीगढ़ के चुनाव का, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र की सरकार के दबाव से बाहर निकले। सर्वोच्च न्यायालय, आज गोवा की जनता ये कह रही है कि पूरा गोवा आपके साथ खड़ा है, लेकिन ईवीएम के मामले में जो पेंडिंग याचिका है, चुनाव से पहले पहले उस पर डिसीजन दे और ईवीएम को बैन करें। ये आज हम कहने के लिए आए। ये जो दोनों डिसीजन आए हैं, ये दोनों डिसीजन आपके द्वारा किए गए आंदोलन का नतीजा है, नहीं तो वही सर्वोच्च न्यायालय है जो कभी भी किसी भी फैसले पर डिसीजन नहीं दे रहा था। और अभी भी ये तमाम जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये सब सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर रखे जा चुके हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि चुनाव की नोटिफिकेशन होने से पहले इस देश का सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा आदेश करे जिसमें ईवीएम को बैन ऐसे ही किया जाए जैसे जर्मन के अंदर मात्र एक सिटीजन ने अपोज किया था कि ईवीएम गलत है, और एक सिटीजन के अपोज करने के नाते ही जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर ईवीएम से होने वाले चुनाव को बैन किया और आज वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो अगर वहां पर जर्मन के अंदर जिस जर्मन ने इस मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करी, अगर उस जर्मन के अंदर ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है, तो इस देश की करोड़ों करोड़ों जनता माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके सामने ये गुहार लगा रही है कि इस लोकतंत्र को बचा लीजिएगा। और हम नहीं कह रहे, आज से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आग्रह किया था देश की जनता के सामने कि लोकतंत्र खतरे में है, देश की जनता अगर इस लोकतंत्र को बचाना चाहती है तो बाहर आए। आज वही देश की जनता बाहर आ चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आप दबाव की राजनीति से बाहर निकले और सही का सही और गलत का गलत फैसला दे करके इस देश को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आप जो है एक सही डिसीजन दे, ताकि इस देश के अंदर जहां पर वोट दी जाती है वहां पर दी गई वोट का सही फैसला हो सके। तानाशाही इस चरम पर है दोस्तों। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं, बस लंबी बात नहीं करूंगा, वो भी महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, और हम कहते हैं कि तानाशाही में जीने वाली सरकार कुछ भी कर सकती है। आप याद करिए 8 नवंबर 2016 का वो दिन जब शाम को रात को 9 बजे एक दाढ़ी वाला शख्स टेलीविजन पर अवतरित हुआ था। 8 बजे, देखो इनको टाइम भी याद है हसन भाई को, और 8 बजे उन्होंने आकर के ये कहा था कि आज रात के 12 बजे से इस देश के अंदर 1000 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे। कहा था नहीं कहा था? पूरे देश ने विरोध किया, लेकिन वो नोटबंदी हुई। ऐसे ही हालत लॉकडाउन में नोटबंदी की हुई, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था और लोग हजारों हजारों किलोमीटर पैदल चल करके गए। तब लोकबंदी ऐसे हुई थी। कश्मीर के अंदर ऐसे ही तालाबंदी हुई है। तो मैं आप लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूं, हम आप लोगों को ये बताने के लिए आए हैं, भानु प्रताप सिंह के माध्यम से
30 मई 2019 को उनकी अगुवाई में किया हुआ ये आंदोलन जो आज देश के जगह जगह तक पहुंच चुका है, ये टीम आपको ये बताने के लिए आई है कि आपने लोकबंदी भी देखी, आपने नोटबंदी भी देखी, आपने तालाबंदी भी देखी। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि आप 2024 में गलती कर बैठे और इस देश के अंदर वोट बंदी भी हो जाए, आपको वोट देने का अधिकार ही ना रहे। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करते हुए, ये कुछ चीजें थी जिसके लिए आपको जागरूक करना बहुत जरूरी था, और इन चीजों के लिए एक आंदोलन, एक डेट बहुत जल्दी ही हम यहां की टीम को बताएंगे। 1 या 2 दिन में राष्ट्रीय स्तर पर इस संयुक्त ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चे का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर होने के नाते हम राष्ट्रीय स्तर पर एक तारीख ऐसी तय करेंगे जहां पर सभी प्रदेशों के लोग उस दिन एक साथ पूरे देश में आंदोलन करेंगे चुनाव आयोग के कार्यालय के ऊपर, ताकि पूरे देश के अंदर एक ही मैसेज जाए। वो तारीख आपको बहुत जल्दी बता दी जाएगी। और आज जो हम आए हैं, आज यहां पर आए हैं, आपके माध्यम से एक ज्ञापन चुनाव कार्यालय में जाना है और उसके ऊपर साइन हो करके चुनाव कार्यालय के माध्यम से वहां के चुनाव कार्यालय को बताना है कि गोवा की सम्मानित और पढ़ी लिखी जनता ये तय कर चुकी है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में किसी गांव में, किसी बस्ती में, किसी मोहल्ले में कहीं पर भी ईवीएम को घुसने नहीं दिया जाएगा। ये बताने के लिए आज आपके माध्यम से ज्ञापन जा रहा है। तो मैं अपनी बात को यही खत्म कर रहा हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि ये ज्ञापन तो जाएगा ही जाएगा, बाकी एक नारे की आवाज भी उस कार्यालय तक जानी चाहिए। समझ रहे? नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि ईवीएम हटे? मैं 2 नारों के साथ बात खत्म कर रहा हूं। ईवीएम हटो! जोर से नारा लगाओ भाई, दोनों हाथ खड़े करके। ईवीएम हटो! ईवीएम हटो! ईवीएम हटो! एक बार संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ भी। ईवीएम हटो! ईवीएम हटो! ईवीएम हटो! संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद! ईवीएम हटो! संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद! आवाज दो! आवाज दो! समस्त टीम को मेरा अभिनंदन और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने हमारी बातों को सुना। धन्यवाद। Thank you for your words of wisdom. Just to tell the next speaker, we are running really short of time. People are also feeling hot, hungry. So I request all the speakers gonna come here. Please keep it short because I was in the crowd and most of the crowd responded to me. How you all doing? Koshia, over to me. Very good. Thank you. Now we have the person who is working behind tirelessly to create this event. A success event, a businessman, a social worker, come politician, inspired to give honest administration by commitment in blood. Ladies and gentlemen, put your hands together for Wilbur Tiklo. Good evening to my niece Goenkars. It's nice to see a crowd here and you all made it. I thank you from the bottom of my heart that this movement against EVMs has to be a success as it is seen all over India. And our guests, Shri Banu Prasad Singh, Disa Kapil and Nizam, all who are here, I thank them for coming and being with us and giving us insights about EVMs. You all know all over the world EVMs have been banned. Soglak bandi padल्या. Sweden, Germany, युरोपियन कंट्रीजान बंद पडल्या आनी आमकां ईव्हीएम कित्याक गरज हांगा गरज ना आनी आमचो सरकार म्हणटा अप टू 2047 आपूण राज करतलो कोणाचे गुस्तार ईव्हीएमाचे गुस्तार म्हाका दिसना आमकां जाय फ्री फेअर एंड ट्रान्सपरंट इलेक्शन्स आनी आमकां मेवत जाल्यार आमची डेमोक्रेसी फुडें वेतली आनी आमचे फुडले पिळगेक बरें जातलें नाल्यार आमी सोबत वेतले आनी हांव आयज हांगा उलयतां
स्टेजीर थंय आमकां आनी उलोवंक जायचें ना. एकदां दोतोर EVMान 400 पार जाले आमचो PM म्हणटा 400+ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज म्हणजे कोणाक रायट आसचो ना. तो म्हजी मागणी गोंयकारांक, वी हॅव टू स्टॉप EVMs. वी डोंट हॅव टू वोट on EVMs. We have to go back to ballot papers, and ballot papers has been accepted all over the world. Wherever you go, I was speaking to someone in London, and I brought up this topic of EVMs. He said, "Oh my God, y'all are we are on ballot paper and y'all on EVMs." I said, "Yes, thank your government and the good Lord." I said, "Yes, that y'all are on a free, fair, and transparent ballot paper, and not what is happening in this country today. It is, it is." I would say it's a curse on our country for manipulations. And what I demand, and सगळ्यांनी गोंयकारांक मागता, आनी आमी बॅलेट पेपराचेर विरुद्ध हाचेर EVMाचेर विरुद्ध वचपाचें, आनी आमची ताकद, आमची युनिटी, गिविंग रिलीजन, कास्ट, क्रीड सायडीक दवरून आमी बॅलेट पेपर बॅन करूंक जाय. सारकें की ना? जाय तुमकां EVM जाय नाका न्हय? तर इलेक्शन डे आमी प्रोटेस्ट करून नो वोटिंग ऑन EVMs, ओनली बॅलेट पेपर. दॅट इज आवर डिमांड. थँक यू. गॉड ब्लेस. Thank you, Tiklo Bab. It was short and sweet and very powerful message. And next we have with you Kondio Wad, the political activist and conveyor of Goa against EVM, who played the real role of Chhatrapati Shivaji and Prabhu Ram in the real lifetime during COVID-19 when people were dying, and he helped many of them for the food, hospitals, medical assistance, and a lot more, like a warrior. He's also fighting against the people on tribal community of Goa. He's none other than, ladies and gentlemen, put your hands together for Ramakant Konkar. Always. माझा मोबाईल पासून पडलो रामाबाई, तुझ्या उतराल माझ्या हात पासून काम. चड वेळ घेवचो ना, टायम जाल्लो आसा. एक स्लोगन मारूया आमी. हांव म्हणटलो, गोंयच्यान एकूच आवाज, EVM हटाओ. पयलीं शिवोलच्यान, कित्याक सगळ्यांक पयलीं शिवोलचे लोक आयिल्ले. शिवोलच्यान एकूच आवाज, कलंगूटच्यान एकूच आवाज, काणकोणच्यान एकूच आवाज, मडगांवच्यान एकूच आवाज, सांग्याच्यान एकूच आवाज, म्हापसाच्यान एकूच आवाज, फोंड्याच्यान एकूच आवाज, कुर्तोरेच्यान एकूच आवाज, सांग्यावयल्यान एकूच आवाज, मडगांवच्यान एकूच आवाज, प्रियोलच्यान एकूच आवाज, गोंयच्यान एकूच आवाज, क्रिस्तांवाच्यान एकूच आवाज, हिंदू कडल्यान एकूच आवाज, मुस्लिमी कडल्यान एकूच आवाज, पंच मेंबरा कडल्यान एकूच आवाज, प्रेसिडेंटा कडल्यान एकूच आवाज, प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान एकूच आवाज. EVM लाओ और मुझे बचाओ. सारखे भानुप्रताप सरान म्हणिल्ली आसाच. खऱ्यांनीच एक ताळयो तांच्या लागून आमी मारपाची गरज आसा, कित्याक ते स्वतंत्र सैनीक कशे आयज उबे रावल्ले आसा हांगासर. भानुप्रताप सर, राजेंद्र सर, आमचे कपिल सर, आनी आमचो टेक्निकल बाब अतुल पटेल सर, आनी आमचे जे सिनियर लोक हांगासर ह्या वताचेर बशिल्ले अरविंद सर बाब हांगासर बशिल्लो आसात. तांकां ताळयो मारपाची गरज आसा. हातून काय ताळयो मारना म्हणनाका, कित्याक तुमी स्वता हे स्वतंत्र सैनीक आसात. ज्या भशेन ब्रिटिशांक धांवडयलेच त्याच भशेन हे EVMाक धांवडावपाची गरज आसा, आनी गोंयकार हे करून दाखयतलेच. कित्याक लक्षांत घेयात, सगळ्यांत पयलीं पूर्ण भारतान जरी तर EVM इम्प्लिमेंटेशन जाला, गोंयकारांक ते मरे लॅबोरेटरी समजतात. आयलो गेलो, गोंयची मारून गेलो, बरोबर.
सगळ्यांत पयली ईव्हीएम जरी तर इम्प्लिमेंट जाला पूर्ण भारतान जाल्यार गोंयान 1999 सुमार गोंयान जाल्ली आसाच आणि सगळ्यांत पयली जरी तर भायर फोट मारून उडयतले जाल्यार तेय बीन गोंयानूच जातले. सर जी, हमारा सिर्फ 2 सीट है 543 में से, लेकिन एक आश्वासन देना चाहता हूं, अगर गोवा के लोग ईवीएम बंद करके बैलेट पे लाएंगे तो पूरे भारत को करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने करके दिखाया है. एक गजाला साथ 2014 सांगले अब की बार किती स्लोगन असलं? नाही 2014 मेरसे ग्राउंडाचेर पहिली मीटिंग झाली. अब की बार मोदी सरकार म्हणिल्ले 2014 झाले काय ना? मागीर 5 वर्सांनी सगळे लोक रस्त्यार देवले, फार्मर्स रस्त्यार, सगळे लोक रस्त्यार, ट्रायबल एसटी सगळे लोक रस्त्यार. मागीर 2019 इलेक्शन आयले आणि अब की बार 300 पार म्हणून पालो कॅम्पेन आडले काय ना? आणि आता म्हणता अब की बार कितले 400 पार. दिगंबर कामता विचारून येला का किती? मैं ताजो एक एमएलए है पूरा भारत में जिसका कांटेक्ट डायरेक्ट भगवान से है, फोन करके बता सकते हैं. वो मडगांव का एमएलए, वो पूछ के ही कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, उनको पूछ के भगवान से. जरी तर सगळ्या मनशांक हांगा हिंदू जाव एक वोट, क्रिस्तावाक जाव एक वोट, मुस्लिमाक जाव एक वोट, एसटी लोकांक एकूच वोट, मुस्लिम एससी ओबीसी कोण जाव एक वोट, पंच मेंबर एक वोट, प्राइम मिनिस्टर एक वोट, प्रेसिडेंट एक वोट, गव्हर्नर एक वोट, आणि कोण उरला? भिकारी एक वोट, अंबानी एक वोट. बरोबर? सगळ्यांक तर अदानीक कितले वोट? एकूच वोट. जरी तर सगळ्यांक एकूच वोट आणि या संविधानान आमकां एकूच वोट दिला मारपाक, सगळे लोक रस्त्यार जाल्यार 400 पार कशे? हे 400 पार कशे? जरी तर या छाती टोकून सांगता ओ रामा सांगता रामा सांगता की छाती टोकून जरी तर या सरकाराक आमच्या प्रभू रामाचेर विश्वास आसा जाल्यार हे इलेक्शन ताणे बॅलेटाचेर करचे आणि चिकन दाखयचे विश्वास ताजो. नाल त्याच्या नावाचेर भिकारी भीक मागता, आपल्या पोटाक लागून मागता, पायण्याला दवरता फुडें आणि भीक मागता, अल्लाह के नाम पे दे दो, राम के नाम पे दे दो, आपल्या पोटां भरपाक. आमच्या भितर फरक आणि त्यांच्या भितर फरक काय ना, दोगूय देवाकूच आपयतात. ते बाबले पोटाक लागून आपयता, एक सोडूंक आपयता. आमकां ईव्हीएम कंप्लीट बॅन जावपाक जाय. बॅलट हाडाच आणि मागीर आमचें संविधान जें आहा पळय ते वाटयतलें. 400 पार जेन्ना म्हणटात म्हणल्यार कितें? 400 पार म्हणटा तेन्ना कितें म्हणटा ते लक्षात घ्या. 400 पार म्हणटा तेन्ना चेंज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कित्याक मॅन्डेट मेजॉरिटी म्हाका जाय ते करपाक मेळ्ळें. आनी जेन्ना हांव चिंततलो तुमी आयज बसला एटलिस्ट वोटींग सारकें करा म्हणून, tomorrow you will be not even having chance to come at this Azad Maidan if the constitution is being changed. I might not have a voice. कित्याक त्या दिसा जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन आणि संविधान चेंज जातले, you never know that can be only one election after 40 years. जे भाशेन ते म्हणटा पळय की 40 वर्सां फुडली राज्य करतले म्हणून कोण म्हणटा? हेच म्हणटा. 40 वर्सां जगपाक जाय पयलीं मनशान. 70 इयर्स जाल्लो आहा तो, ताका सांगपाची गरज आसा. 60 आनी 70 इयर्स तुका 100 वर्सां जगपाचें आयुश्य तुका दिवपाक शकना. जेन्ना रस्त्यार सगळे एसटी लोक, ओबीसी लोक, शेतकार हांकां सगळ्यांचेर पोटार मागता, तांकां 100 वर्सां जगपाची तुजी गरजूच ना. कित्याक आमचे बरे मागपी लोक मुखार सरपाचे रेडी आसा.
एक लास्ट विनंती करतात आमचे पुलीस भाव आसात तांकां एकूच वोट आसात आमी जेन्ना जेन्ना गरज पडटली रस्त्यार मातूय कोणाक भियेनासतना येतले काय ना सांगात वयर घात करता गरज पडटली तेन्ना आमी खंय रस्त्यार न्हिदपाक आसतले काय नात गरज पडटली तेन्ना आमी इलेक्शन कमिशनाक सुद्दां सोडपाचे नात काय नाच आमी व्हेरी सांगूंक सोदतात इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा यूट्यूब चॅनल फेसबुक चॅनल लोकल मिडिया तूं पळयता आसतलोच तूं बरे भशेन पळयता आसतलोच यू आर अ इंडिपेंडंट बॉडी and when we have questions about EVM you cannot be a puppet of Chief Minister Pramod Sawant or you cannot be a puppet of Narendra Modi you cannot be a puppet of Amit Shah we have equal rights जरी त्या लोकांनी डिसाइड केले की आमकां आतांच्या आत्ता इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा आमचे कडेन येवन सांगचे की ट्रान्सपरन्सी तुवें दवरला काय ना म्हणून तेन्ना तांकां रायट आसा ह्या सगळ्या लोकांक ताका वचून मेळपाक बरोबर काय ना पुलीस ऑफिसरांक सांगूंक सोदता वी आर गोंयकार आमी गोंयकार आमकां रायट आसा फ्रिली भोंवपाक हांगा 144 सेक्शन लागलेलो ना आमकां जमपाक कोणीच स्टॉप करपाक शकनात आमकां मार्च करपाक शकनात आमकां वॉयस जो आसा पळय तो उलोवपाक लागून कोण दाबूंक शकनात आनी आमचो अधिकाराक लागून झगडपाकूय आमकां फाटीं रावपाक कोण आडोवपाक शकनात आमच्या भितर रिलिजियस डिवायड करपा लागून खूब खेळ रिलिजियस करपाक दिले गोंयकारांनी For next 1 month, keep aside our religion. We all have faith. जसे हिंदू लोक रामाक मानता क्रिस्तांव लोक जेजूक मानता तसे मुस्लिम बाब अल्लाक मानता आमी कोणाचे हांगासर कोणाचे फेथ हे करपा लागून येवंक ना पूण थोडे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर जॉब घेवन ते कॉन्ट्रॅक्टर डिवायड करपा लागून येता कित्याक इश्यू करपाक हांगा लायट गेली म्हणून समज इश्यू ना प्रत्येक मिटिंगेक लायट गेल्ली आमची आसा इश्यू डायवर्ट करपाक आनी ईव्हीएमाचेर मशिनाचेर हे करपाक इलेक्शन करपाक हांगा हजारांनी लोक आयिल्ले आसात 1600 इज आर पोलिंग स्टेशन्स नंबर ऑफ स्टेशन्स इज अप बूथ स्टेशन कितल्या 1600 पोलिंग स्टेशन आसा बाबा गोंयान लिबरेशन मेळोवपाक काम केलें आनी गोंयान ओपिनियन पोलाक लागून काम हजारांनी लोकांनी काम केलें 1,78,000 लोकांनी येवन मर्जर बंद केलो आनी 1,000 हांगाच आसात आयज ऑफिशियल डे आसतनाच मातशे CIDचे लोकांक सांगता काही सकाळी सकाळी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा CIDनूय वोटींग रिपोर्ट दिलो चीफ मिनिस्टराक 150 लोक येतले म्हणून हे मातशें काउंट करा कितले आहा ते लोकांक बसी करूंक ना येवपाक लोकांक वडा पावूय दिवंक ना लोकांक गव्हर्मेंट ट्रान्सफर दिता म्हणून ना जाल्यार जॉब लायता म्हणून मडगांव जे आपयल्ले पळय मोदीचे मिटिंगेक त्या भाशेन हांगासर ऑफर लेटरां दिवन येवंक ना लोक जरी तर हांकां इतले कॉन्फिडन्स आसा जाल्यार मोदीचे मिटिंगेक मडगांवच्यान कर्नाटक आनी महाराष्ट्राचे SC पेटी बसी हाडून तो बरपाक कित्याक लागले रे प्रमोद सावंत तर म्हणटा की आमकां समज 20चे 21 25 काडटलो म्हणून सांगले तेणी 20 काडले आनी आतां म्हणटा तो 1 लाख डिफरन्सान नॉर्थाक जिखतले आनी 40,000 मतां डिफरन्साक सावथाक जिखतले अरे तुमकां ते मायग्रंट हाडचे पडले मरे मिटिंगेक बसपाक आनी ते गव्हर्मेंट सर्वंट म्हाका फोन करून सांगता अरे पाड पडून म्हणपालो प्रमोशन मारून बेश्टे आमी वीट केली म्हणपालो प्रमोशन नाल्यार ट्रान्सफर मागून तो एकट्याक ट्रान्सफर मारलेलो आहा तेजे ट्रान्सफर राखपाक लागून तांकां खंय ऑफर लेवपाक लेटर घेवपाक ते फूल फॅमिलीक घेवन थंयसर बसयले दिसभर
जरी तर त्यांच्याकडे वोटर ना, जरी तर त्यांच्याकडे लोक ना, जाल्यार तरी इतलो कॉन्फिडन्स म्हणटा तो EVMचेर. आणि आता जादूगर येवपाचो आहा. नेक्स्ट आणि एक स्पीकर जावन जादूगर. वो जादूगर कोण ना, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जादूगर. आणि त्या जादूगराचे कंपनीन जे BEL कंपनी आहा त्या कंपनीचे 7 डायरेक्टर आसा. आणि ते 7 डायरेक्टरांचे आनी 4 जण जादूगर तयार केल्ले आहा. आणि ते जादूगर जे आहा पळय ते नांवां वाचून दाखयता. दाखो, मायक कवर करता. ते नांवां वाचून दाखयता 4 जादूगर जे आउट ऑफ 7 डायरेक्टर्स आसा तेतूंतल्यान BEL कंपनी कितें करता, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ही कंपनी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान. कितें करपाक, मशिनां तयार करपाक. आणि हे तयार करता 2 कंपनी आहा, एक आनी एक आसा ECIL आणि BEL. ही BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मातशें मरे तें चड हें आसा, तें मातशें चड उलोवया. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेडान एक इलेक्शन कमिशन जादूगर, त्यांच्यानी आनी 4 जादूगर अपॉइंट केल्ले आहा. आणि हे 4 जादूगर जे आहा पळय त्यांची नांवां सांगता. फर्स्ट जादूगर डॉक्टर पोडोला वेंकटा परतासरी वॉज नॅशनल सेक्रेटरी OBC मोर्चा BJP and VP and Vice President of Andhra Pradesh BJP. वो पहिला जादूगर. दुसरा जादूगर काचारिया मनसुखभाई संभाजीभाई वॉज BJP President Rajkot Gujarat District President. Third, Dr. Shivnath Yadav was former Vice President UP BJP. तीसरा जादूगर. चौथं मिस्टर श्यामा सिंग वॉज वाइस प्रेसिडेंट बिहार BJP. या 4 जादूगर मेळून इलेक्शन कमिशनाचे जादू दाखयता. ताका लागून आमचो लोकां मदीं एक जादूगर हाडलो. तो म्हणटा तो गुजरातांसून हाडला, अतुल पटेल जी. वो आता तुमकां जादू दाखयतलो की कशे भाशेन जादू करता, कशे पद्दतीन जादू करून 400 पार, 350 पार. अब की बार मोदी सरकार, अब की बार EVM. देव बरें करूं. Ladies and gentlemen, Ramakant Goikar for your Jashannadan Tayazani. सभी भारतवर्ष और गोवा के नागरिकों को धन्यवाद इस बात का कि पूरे हिंदुस्तान में एक छोटा सा स्टेट और इतनी बड़ी क्रांति कर सके. गोवा के अंदर हम ये 6ठी बार डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, 6ठी बार हमारा कार्यक्रम हो रहा है. आप सभी का धन्यवाद. यदि इस बार भानु प्रताप जी और हम लोग जो सब कपिल जी, हिजाम जी और सब बहुत सारे लोग जो EVM हटाओ लोकतंत्र बचाओ मूवमेंट लेके निकले हैं, वो मूवमेंट आज पूरे देश में फैल चुका है. हम गांधी सरदार के गुजरात से, गुजरात के 2 रंगा बिल्लाओं को हटाने के लिए, उसकी मायाजाल को तोड़ने के लिए ये EVM VVPAT में कैसे मैनिपुलेशन हो सकता है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप करके आपके सामने बहुत दिनों से दिखा रहे हैं. आज मीडिया मित्रों के सामने और आपके सामने फिर एक बार डेमोन्स्ट्रेशन बता रहे हैं. ये लोग कुछ भी कर सकते हैं. वो 9 सालों में पूरे देश ने देख लिया. चाहे चुनाव जीतना है मशीनों से जीतना है, मशीनों से नहीं जीते तो पैसों से जीतना है, पैसों से नहीं जीतना है तो MLA को खरीद के सत्ता लेना है. हमें सत्ता ले नहीं ले उससे निस्बत नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंट चुनाव हमारे देश में होना चाहिए. दुनिया के 140 से ज्यादा देशों के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है. हमारा छोटा सा देश पड़ोसी बांग्लादेश, जहां EVM था, 6 महीनों में क्रांति करके लोगों ने बैलेट पेपर वापस ला दिया. पॉलिटिकल पार्टियों का भी फर्ज बनता है. हम लड़ रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब तक मैदान में आने की संभावना है थोड़े ही दिनों में आने वाली है. मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं. गुजरात में जो चुनाव हुआ 2014 के बाद, वो 14 के बाद हमें पता चला कि कुछ तो ये लोग गड़बड़ी करते हैं. 17 में कोई भी हिसाब से कोई लोगों को घुसने नहीं देते थे. ऐसे ऐसे लोग भी 50,000 वोट से जीत
गए, जनाक्रोश था पूरे गुजरात में। तो हमें पता चला कि कुछ गड़बड़ है, तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया। जून 2017 में हमें पता चला, मीडिया मित्रों आपको मैं बता रहा हूँ, जून 2017 में हमें पता चला कि ईवीएम का जो बाजू में वीवीपीएटी होता है, उसमें सिस्टम ऐसा होता है, ईवीएम का बटन दबाओ बैलेट का, तो पर्ची निकलती है और लाइट होता है और पर्ची दिखता है। तो 2017 में हमें पता चला कि इसका जो ग्लास था पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास था, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी शीशा था, लेकिन जून 2017 में पता चला तो एक काला और मिरर, जो यहाँ एक कांच लगा है ऐसा ब्लैक डार्क काला कांच, मिरर कांच ईवीएम चुनाव पंच ने लगा दिया है। M3 मॉडल आज जो यूज हो रहा है, हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं, ये काले कांच पुलिस वाले गाड़ी के आगे पीछे भी नहीं लगाने देते, फिल्म निकाल देते हैं, पेनल्टी करते हैं। तो ये गवर्नमेंट को हमें पेनल्टी करना पड़े, चुनाव पंच को भी पेनल्टी करना पड़े, और आगे आगे जैसे भी प्रोग्राम हमारा भानु प्रताप जी और सब देंगे, आपको सहकार देना है। अब हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन बता रहे हैं, यहाँ हमने 3 चुनाव के सिंबल चुने हैं, बहुत सारे चुन सकते हैं, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रोग्राम है। और ये हम ऐसा नहीं बोलते कि चुनाव पंच का प्रोग्राम ऐसा ही है, हम ऐसा बोलते ऐसा भी हो सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो इतना बड़ा टेक्नोक्रेट चुनाव तंत्र हमारा, इतना नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित अनिल चंद्र शाह, वो चाहे खुद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 सिंबल हमने पसंद किए, एलिफेंट 1 नंबर का सिंबल, 2 नंबर का गोवान के लिए स्पेशल फिश मछली, और तीसरा है फ्लावर का सिंबल। 3 सिंबल हमने पसंद किए। हम आपको मशीन खुला करके बता रहे हैं, इसके अंदर एक वर्ड डाला है, मैं निकाल देता हूं। अभी हम ट्रिगर दबाते हैं, ये ट्रिगर इलेक्शन कमीशन जो रूम में प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठा है उसके पास रहता है, वो दबाएगा, बाद में वाटर वोट डालने को आएगा, इसको हाथ में पकड़ना, बस ऐसे पकड़ना। पहला सिंबल हाथी का मैं दबाता हूं, तो हाथी को हमने वोट दिया। ये मैं खुला रखता हूँ, चुनाव पंच खुला नहीं रखता है, आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अंधेरा है। हाथी का सिंबल आ गया, देखो इसमें क्या होता है, लाइट होता है, ये लैंप तभी दिखता है क्योंकि काला कांच है, ये तो बंद है, तो वोटर को दिखाने के लिए अंदर लाइट रखा है। ये हाथी का सिंबल दबा दिया, हाथी आ गया, लाइट हो गया, देख के बंदा चला जाएगा, 7 सेकंड लाइट चालू रहता है। बाद में दूसरा सिंबल हम 30 दबाते हैं, ट्रिगर दबाना है, ये मछली का सिंबल दबाते हैं, ये मछली का सिंबल प्रिंट हो रहा है अंदर, और 7 सेकंड के लिए लाइट चालू होगा, तभी आपको ये दिखेगा। ये अंधेरा है, लेकिन मैं खुला करके आपको बता देता हूँ, ये फिश का सिंबल आ गया। अभी हम तीसरा वर्ड दबाते हैं, तीसरा वर्ड हम फ्लावर का दबाते हैं। चलो फ्लावर छोड़ो, फ्लावर को वाट ही नहीं देते, आज आपको ये जादू बता देते हम, फिर से मछली को देते हैं। ये फ्लावर का जो जादू है वो बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। मछली को दूसरा वर्ड दिया, एक हाथी को लिखना भाई, एक हाथी को, 2 मछली को। ये मछली आपने देख लिया ना, लाइट चालू हुआ, अभी देखना ये अंधेरे में, अंधेरे में क्या हुआ, फूल दबाया नहीं, फिर भी फूल छप गया, लेकिन लाइट होने में के दौरान मछली दिखाई गई आपको दोबारा। फिर से हम ये एलिफेंट पसंद कर दे, एलिफेंट को वोट दिया, एलिफेंट का सिंबल आएगा, देखना आप, और ये बंद रखता हूं, आ रहा है, लेकिन लाइट होता है ना, तभी ये सिंबल वाटर को दिखाया जाता है लाइट में, तो ये लाइट हुई और वाटर को ये एलिफेंट देख लिया। अभी हम लाइट बंद हो गया, अभी फिर से हम एलिफेंट को दे रहे हैं, तो देखना ये सबसे बड़ी चीज है, काले कांच के पीछे क्या, ये एलिफेंट का दबाया, तो क्या होगा, लाइट चालू होगी, वाटर दबाएगा ना, तो लाइट चालू हुआ, हाथी देख लिया ना आपने, लाइट चालू हुआ, हाथी देख लिया सबने, वाटर देख के चला जाएगा, बाद में लाइट 7 सेकंड बाद बंद हो जाती है, बाद में दूसरा वाटर लाइन में खड़ा रहता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बटन दबाएगा, तभी दूसरा वाटर आएगा। अभी लाइट बंद होने के बाद इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कितने वाट में भाई, अभी 1 वाट 2 वाट और देते हैं, आपको पता चले। मछली गोवा वालों को ज्यादा पसंद है, तो मछली को ज्यादा ले देते हैं। एक
को वोट दिया, फिश की पर्ची आ रही देखो आप, बराबर, ये लाइट हुआ और फिश की पर्ची आ गई। अभी एक और वोट हम फिश को ही दे देते हैं, यहाँ बहुत सारे वोट दे देंगे लेकिन सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए है। फिर से हमने फिश दबाई, फिश दबाते टाइम क्या होता है, लाइट चालू होता है और फिश दिखती है, दिख गई ना, फिश देख लिया सबने। अभी कितने वोट हुए हमारे? एलिफंट 3 आणि नुसत्यांच्या 4 कमल को फूल को फुलगोई भी। अभी हम एक खुला करके दिखाते आपको, फूल को हमने एक भी वोट नहीं दिया। एलिफेंट को 1 2, फूल को 1 2 3, एक भी नहीं दिया। फिश को 2, एलिफेंट को 2 वोट और फूल को एक भी वोट नहीं दिया गया, उसको मिली है 3 वोट और फिश को 2 वोट। फिश को 4 वोट दी गई थी, 2 मिली। एलिफेंट को 3 दी गई थी, 2 मिली और फूल को 1 भी नहीं दिया गया, उसको 3 वोट मिली। ये आपके सामने है नतीजा, ये है वीवीपैट और ईवीएम का जादू। सारे मीडिया साथी अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी आंखों के सामने है। अभी मैं मीडिया मित्रों को रिक्वेस्ट करता हूँ, भानु प्रताप जी और हम सब तो लड़ रहे हैं लेकिन आपका फर्ज बनता है इसको ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में घुमाइए। और हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ऐसा है कि बैलेट पेपर ही लाना है, दूसरी चीजों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि दूसरे लोग कुछ ऐसा बते उल्टा कान पकड़ा दे। तो बैलेट में बहुत अच्छी संभावना होती है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने की। हम गांधी के गुजरात से निकले, आप लोगों का भी फर्ज बनता है। गोवावासी को धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। So now we request the lawyer from Supreme Court, Mr. Bhanu Pratap Singh, who has come all the way just to continue with the flow of the मागता तुमका सगळ्यांक वोट पडला। भानु प्रताप आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। भानु प्रताप सिंह आप आगे बढ़ो। थैंक यू। गोवा के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का अभिनंदन। आप अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर आज यहाँ आए हैं, ईवीएम की लड़ाई को और मजबूत किया जा सके उसके लिए आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे जैसे सुनते रहे हैं और जैसे सुन के आप मुझे प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, मैं उसी भाषा में उसी तरह से आपके बीच में अपनी बात रखूंगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पाएंगे, मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू। जो अनाउंसर यहाँ पर थे मिस्टर गोम्स, बहुत बढ़िया अनाउंस करते हैं, ऐसे ही अनाउंसर होना चाहिए। साथ में बहुत बहुत थैंक्स to Mr. Mansoor, to Mr. Jack and all the team. So साथियों, आजाद मैदान, आजाद एक फिल्म देखी थी आपने, शायद उसमें शूटिंग भी यही की थी गोवा की, अमिताभ बच्चन साहब की, मैं आजाद हूं, देखी थी आपने? एक इंग्लिश फिल्म मैंने देखी थी, मुझे नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो भी फ्रीडम के ऊपर ही थी। फ्रीडम कितनी वैल्यूएबल थिंग, वैल्यूएबल कंडीशन, इंसान के जीवन में आज़ादी का, फ्रीडम का क्या महत्व है, उस फिल्म में दिखाया गया था। हिस्टोरिकल फिल्म थी वो, और हिस्टोरिकल फिल्म में जो हिस्ट्री थी इंग्लैंड और आयरलैंड, उसके बीच में थी। आयरलैंड की आज़ादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे उनके ऊपर बनी हुई वो फिल्म थी। मुझे फिल्म का नाम ध्यान नहीं, बट बहुत अच्छी फिल्म थी, आप देखिए कभी जरूर, नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा। साथियों, आजादी इंसान को इंसान के रूप में जीने के लिए
अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है फ्रीडम। अगर फ्रीडम नहीं है तो कोई चीज नहीं है। आप इंसान की तरह जी नहीं सकते, कोई काम कर नहीं सकते, आपका समाज, देश, दुनिया आगे नहीं बढ़ सकते, तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आज की तारीख में जो हो रहा है, वो सरकार आपकी ये फ्रीडम छीनना चाहती है। वो किसी हालत में आपको ये फ्रीडम, इसे आप एंजॉय कर सके, ये नहीं चाहती। और उसके लिए एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट उनके पास में है, ईवीएम। ये आपकी आजादी को छीनने का इंस्ट्रूमेंट। इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, इससे किसी को भी क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 324, दिस इज द फर्स्ट एंड प्राइमोस्ट ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट द इलेक्शन इन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ये उसकी ड्यूटी है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया। आर्टिकल 324 में वो सारे प्रोविजंस किए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सके। केवल यही उसका एक काम है। और इस इलेक्शन के लिए एक और काम उसका है कि इस देश में जो भी व्यक्ति 18 इयर्स ऑफ एज अटेंड कर चुका है, उसका नाम वोटर लिस्ट में हो। छूटे नहीं किसी का भी नाम, उसका नाम वोटर लिस्ट में हो, ताकि वो अपने राइट्स को एंजॉय कर सके। ये ड्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसके पूरे टेन्योर में उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके जितनी भी पावर्स हैं, उनको किसी भी हालत में कर्टेल नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता। सरकार नहीं काट सकती, कम नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती। सरकार को कोई पावर इस तरह के नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई भी पावर वो कर्टेल कर सके। और पावर उसको इसके आगे इतनी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को he was appointed by the government of India, but government of India cannot remove the election commission of India. जो प्रोसीजर उसको इस्तेमाल करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाने के लिए, वो है इंपीचमेंट, महाभियोग। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वो प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए है। और इसके साथ साथ एक और सेफगार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए उठाया गया है कि उसकी सर्विस के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी भी पोस्ट पर किसी भी कमीशन का चेयरमैन, मेंबर और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट बनाया नहीं जाएगा। यह सिर्फ इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर अपना काम कर सके। क्यों? क्योंकि इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना है। डेमोक्रेसी सेव रहे, डेमोक्रेसी और मजबूत हो, स्ट्रेंथन हो, यह ड्यूटी है उसकी। इसी के लिए उसे काम करना है, इसलिए हर चीज से उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है।
लेकिन अभी यहां पर हमारे जो साथी बोल के गए, उन्होंने बताया कि जो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उसके 7 डायरेक्टर्स में से 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बीजेपी के पदाधिकारी हैं। अगर ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन बनाने वाली कंपनी ही बीजेपी के हाथ में होगी तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कैसे होगा? एक सीधा सा सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और आप सब लोग पूछिए, जितने भी आप लोग हैं, गोवा सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब हाईली एजुकेटेड लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं। तो यह सवाल तो आपको पूछना बनता ही है ना कि अगर बीजेपी जिसकी सरकार है, जिसका प्राइम मिनिस्टर है, वही ईवीएम और वीवीपैट मशीन बनाएगी तो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कैसे होगा? क्या उन्हें वहां होना चाहिए? नहीं, लेकिन वो वहां पर है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इस बात के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया? कुछ नहीं है। हमारे देश में एक मिस्टर EAS शर्मा, retired senior IAS officer who was secretary in the government of India, wrote a letter to the Election Commission of India कि ये 4 डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, ये क्या कर रहे हैं BEL में। और BEL कंपनी जो वीवीपैट और ईवीएम मशीन बना रही है, उसका सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड, जो सॉफ्टवेयर है जिसे लिंक किया जाता है उस चिप के साथ में, जो इस्तेमाल होती है आपकी ईवीएम में, तो ये सब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम, ईवीएम बनाने का काम, वीवीपैट बनाने का काम अगर बीजेपी करेगी तो जीत के कौन आएगा? बीजेपी या कोई और पार्टी जीत के आएगी? बताइए आप लोग। मुझे लगता है बाकी साथियों तक आवाज नहीं गई मेरी। अगर बीजेपी ही मशीन बनाएगी सो जीत के कौन आएगा? बीजेपी जीत के आएगी। और ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के सामने हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन उन्हीं मशीनों को देश भर में जा जाके दिखा रहा है, कह रहा है देखो हमारी मशीन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। क्यों, क्या जरूरत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये मशीनें दिखाने की? क्या जरूरत है जगह जगह वो ले जाके ये मशीनें दिखा रहा है? और कब दिखा रहा है? ये मशीनें उसने जब दिखानी शुरू करी है जब 6 जनवरी को, 6 जनवरी को हम लोगों ने जंतर मंतर पर बाकायदा एक दिन का धरना दिया, और इसी तरह से जो डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने दिखाया है, इसी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन हमने करके दिखाया, वो पूरी दुनिया में गया। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में खलबली मची। देन 40,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वैन है उनको लेकर, जिन पर लिखा था मोदी की गारंटी। इलेक्शन कमीशन का मोदी की गारंटी से क्या लेना देना है? कुछ नहीं। और अगर इलेक्शन कमीशन मोदी की गारंटी वाली वैन में ईवीएम मशीन को ले जाके जगह जगह दिखा रहा है, इट मींस इलेक्शन कमीशन एंड बीजेपी इज वन, एक है केवल, दोनों एक है। और जब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों एक हो गए तो इस देश में इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, और इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी सेव नहीं होगी। किसी को भी ये राइट नहीं है कि मेरी वोट चुराकर किसी उस व्यक्ति को दे दे जिसको मैं ना देना चाहता हूं, ना जिसको मैं पसंद करता हूं। किसी को ये राइट नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये सरेआम कर रहा है, सरेआम। ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। और ये जो कंपनी है, न केवल डायरेक्टर इस कंपनी में बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बल्कि ये दोनों कंपनियां जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद की ECIL, वो भी ईवीएम और वीवीपैट बनाती है, और ये BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दोनों की दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, उसके अंडरटेकिंग है। और BEL तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। सो जब मशीनें बनाने वाली कंपनी
भारत सरकार की हैं। अब भारत सरकार के अगेंस्ट से हमारा सारा आंदोलन है। भारत सरकार नहीं बल्कि यूं कहा जाए मोदी सरकार के अगेंस्ट हमारा सारा आंदोलन है। और मोदी सरकार ने जिस तरह से इस देश के लोगों की आजादी को छीनने का षड्यंत्र किया है, हम लोग उसके खिलाफ हैं। अगर इस देश के लोग, जैसा मोदी जी कहते हैं, मोदी जी को बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, मोर देन 60% लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, ऐसा वो कहते हैं, उनका दावा है, तो आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव होने दीजिए। लोग आपको पसंद करते हैं, स्वाभाविक है आप ही जीत के आएंगे। आपको डर किस बात का है? क्या दिक्कत है आपको अगर इतने लोग आपको चाहते हैं? पर मोदी जी जानते हैं आज की तारीख में, जिस समय मैं आपके बीच में यहां गोवा में बोल रहा हूं, इस गोवा की इस पावन भूमि पर मैं जो बोल रहा हूं, आज की तारीख में मोदी जी को 5% लोग भी पसंद नहीं करते। वोट देना तो बहुत दूर की बात है। स्थिति यह है, इसीलिए पूरे देश में उबाल है। अभी हमारे साथी जो पहले बोल के गए थे, उन्होंने कहा कि किसान सड़क पर हैं। आपके सामने बैठे हैं ये कदम्बा ड्राइवर्स यूनियन के जो लोग हैं, मैं आपके साथ, मेरी हमदर्दी है और मैं चाहता हूं आपको आपका हक मिले, लेकिन बहुत दुख के साथ और पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आप तमाम जिंदगी बैठे रहेंगे तो यह सरकार आपको कुछ देने वाली नहीं है। यह हकीकत है। आप जो लोग हैं, आपका हक बिल्कुल आपको मिलना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल जायज है और किसी भी सरकार को हक नहीं है कि किसी का भी हक मारे, चाहे आप हो या कोई और हो। लेकिन जो सरकार इस देश के अन्नदाता फार्मर्स के सामने कीला लगा सकती है, दीवारें खड़ी कर सकती है, गोलियां चलवा सकती है, आप क्या चीज हैं उसके सामने? ये स्थिति है। सो ये सरकार जानती है, मोदी जी जानते हैं कि 5% लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मशीन का सहारा है। और मशीन आपने देखी, अभी आपके सामने दिखाया, मीडिया ने पूरा कवर किया है। और मैं जानता हूं कि कल तक नहीं, शाम तक होते होते पूरे, न केवल गोवा में बल्कि इसके बाहर पूरे देश में, दुनिया में ये सारी चीजें पहुंच जाएंगी कि किस तरह से ईवीएम और वीवीपैट मशीन में मैनिपुलेशन होती है और ये सरकार किस तरह से उस मैनिपुलेशन के माध्यम से जीतकर आ रही है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो जो सरकार इस मशीन से जीत कर आ रही है, ये वही सरकार है जो 2014 से पहले, आप लोग इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि 2014 से पहले खुद मोदी जी ईवीएम का विरोध करते थे। खुद मोदी जी, आप इनके वीडियो देखिए, लगातार वीडियो चल रही है। सो बहुत अजीब बात है कि जो व्यक्ति 2014 से पहले ईवीएम का विरोध करता था, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर जिन्होंने पार्टी की स्थापना की, मिस्टर एल.के. आडवाणी, वो इसका विरोध करते थे। और बीजेपी के ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट GVL नरसिम्हा, उन्होंने डेमोक्रेसी एट रिस्क नाम से एक किताब लिखी 246 पेजेस की, जिसमें लिखा कि ईवीएम सेफ नहीं है, ईवीएम से गड़बड़ी होती है। और जर्मनी और पूरी दुनिया भर के उदाहरण जिसमें दिए उन्होंने, वही पार्टी आज की तारीख में केवल और केवल ईवीएम से चुनाव कराना चाहती है। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि जिस दिन ईवीएम हट जाएगी, ये 400 पार का नारा दे रहे हैं ना मोदी जी, इसी मैदान से मैं आपको चेतावनी देता हूं, इसी मैदान से आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप 40 भी पार करके दिखा दो। 400 तो बहुत दूर की बात है, 40 भी पार नहीं कर पाएंगे आप। यह स्थिति है। किसान सड़क पर, मजदूर सड़क पर, जो युवा है वो सड़क पर, एससी के लोग सड़क पर, एससी के लोग सड़क पर, आर्मी के लोग सड़क पर, सब लोग सड़क पर है, सब लोग विरोध कर रहे हैं। और सरकार कह रही है 400 पार। ये पॉसिबल नहीं है। और मैं जानता हूं कि आप जितने लोग बैठे हैं, और इससे पहले भी जो हम 1 महीने पहले मीटिंग में आए थे, जितने लोग थे, पूरा का पूरा गोवा ईवीएम के अगेंस्ट है या नहीं है? बताइए हाथ उठा के। वो लाइन वाले नहीं है, शायद वो भी ईवीएम के पक्ष में है। आप भी पक्ष में हो या विरोध में हो? विरोध में। हाँ, हाथ उठाइए सारे लोग। तो ये सारे के सारे लोग, पूरा गोवा ईवीएम के अगेंस्ट में है। तो कैसे आप 400 पार कर जाएंगे?
40 भी पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस मकसद को लेकर चल रहे हैं और इस चुनाव को वो क्यों केवल और केवल ईवीएम से कराना चाहते हैं, आपको इसको समझने की जरूरत है। ये चुनाव न केवल बीजेपी के लिए बल्कि इस देश के लिए भी जिंदगी और मौत का चुनाव है। भारत में इससे पहले इतना इंपॉर्टेंट कोई भी इलेक्शन कभी नहीं रहा जितना इंपॉर्टेंट इलेक्शन ये है साथियों। ये जिंदगी और मौत का चुनाव है। अगर ये चुनाव बैलेट पेपर से हुआ तो बीजेपी साफ, मोदी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मोदी की तो कहीं औकात ही कुछ नहीं है, बीजेपी साफ हो जाएगी। और ये चुनाव अगर ईवीएम से हुआ तो आप गुलामी में जाने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। इस देश को गुलाम बनाने की यह बड़ी भयानक साजिश है जो वो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। आपके मन में कभी एक सवाल नहीं आता, इस देश में जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, वो एक ही व्यक्ति को दिए जा रहे हैं, अडानी को, और उसी व्यक्ति को इस देश में एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, उसी व्यक्ति को रेलवे दिया जा रहा है। क्यों? कभी आपके मन में सवाल नहीं आता, इस देश में क्या केवल अडानी ही एक पूंजीपति है, उद्योगपति है? वही बिजनेसमैन है, कोई और नहीं है क्या? ये एक ही व्यक्ति को क्यों दिए जा रहे हैं? इसका कारण है, मैं जानता हूं, पर मैं अभी आप पर छोड़ता हूं, अपने दिमाग को लगाइए, प्रयास कीजिए जानने का कि एक ही व्यक्ति को ये सारी चीजें क्यों दी जा रही हैं। हिंट देता हूं सिर्फ, ताकि जब कंट्रोल करना हो ईवीएम के माध्यम से 2024 का चुनाव जीत कर जब ये आए, और जो लक्ष्य ये लेकर चल रहे हैं 2025 वाला, आप समझ रहे होंगे 2025 आरएसएस का जो लक्ष्य है, सो जो 2025 के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, जब उसको इंप्लीमेंट करना होगा देन ये अडानी ये सब चीजें काम में आएंगी कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी चीज होंगे। सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है सब एक व्यक्ति के हाथ में है, सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में है। आप कहीं जाना भी चाहेंगे तो जा नहीं पाएंगे, वहीं रुक जाएंगे, आप कहीं नहीं जा पाएंगे, कोई आ नहीं पाएगा। बहुत भयानक ये प्लान है जिसको हमें समझने की जरूरत है साथियों। और ये सब कुछ इसीलिए ईवीएम के माध्यम से उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। अभी एक साथी उन्होंने कहा, यहां बैल बोल कर गए, हालांकि उसका जवाब भी एक हमारे साथी हैं उन्होंने दिया कि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो हम बायकॉट करेंगे। ऐसी गलती मत करना, अगर आप बायकॉट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन पे। जम्मू एंड कश्मीर में इसी तरह से इलेक्शन का बायकॉट किया गया, मात्र 10-12% लोगों ने वोट डाले, उन्हीं 10-12% वोटों में चुनाव का निर्णय हो गया और बीजेपी वाले जीत कर आ गए। ये तो और भी अच्छा, उनके लिए हम जो रास्ते हैं बहुत आसान कर देंगे अगर हम इलेक्शन का बायकॉट करेंगे तो। हमें वो नहीं करना है किसी भी सूरत में। क्या करना है ये हम आपको समय समय पर बताएंगे। अब आपको क्या करना है, बस आपको एक काम करना है। ये गोवा की धरती आजाद लोगों की धरती है, गोवा की आजादी के लिए यहां के लोगों ने बलिदान दिया है। सो मुझे आजादी का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, इस चीज को आप समझते हैं। और आजादी कभी भी भीख में नहीं मिलती है। कोई समस्या हो कि आराम से मिल जाएगी, भीख में मिल जाएगी, आजादी कभी भीख में नहीं मिलती है। इस आजादी के लिए इस देश के लाखों लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, अपनी जान दी है। चाहे वो भगत सिंह जी हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे उधम सिंह हो, मतलब एक नाम नहीं है, लाखों लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए आजादी, देश की आजादी के लिए अपनी जान दी। और अगर वो जान नहीं देते तो आज हम सब लोग जो यहां पर खड़े हैं इस तरह से आजाद मैदान में आजाद होकर आजादी के साथ बोल नहीं पाते। ये सब उनकी बलिदान का परिणाम है जो हम आज बोल रहे हैं। और इसीलिए अगर आप और हम लोग
इस आजादी को बरकरार नहीं रख पाए, और इस आजादी को बरकरार रखने के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम देंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। यह निर्णय अगर हमारा नहीं हुआ तो आपकी आजादी बचेगी नहीं, और अगर आपकी आजादी नहीं बचेगी तो आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे ना आपको माफ करेंगे कभी, और ना ही वो कभी आजादी को देख पाएंगे, आजादी का मतलब समझ पाएंगे। ये इतना भयानक षड्यंत्र है जिसको सिर्फ यहां शब्दों में समझा देना आसान नहीं है। साथियों, अभी हमारे साथियों ने एक उदाहरण बताया जो 373 लोकसभा सीटों पर गड़बड़ी हुई है। इस देश में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 23 मई, डेट में बता रहा हूं, 23 मई 2019 को, जिस समय 2019 के लोकसभा चुनाव की वोटों की गिनती हो रही थी, उस समय इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो डाटा पड़ा था, उस डाटा में यह था कि जितनी वोटें पड़ी हैं और जो वोटें काउंट होकर आ रही हैं, उनमें 8,000 से 18,000 का अंतर था। द क्विंट ने इसके विषय में एप्लीकेशन लगा के जवाब मांगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। 4 बार उन्होंने एप्लीकेशन दी, आज तक जवाब नहीं दिया, बल्कि 3 दिन बाद ही वो डाटा वहां से हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने आज तक जवाब नहीं दिया। और यही बात मनोरंजन राय जी की जो पिटीशन पड़ी हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसमें भी यही स्थिति है। साथियों, ईवीएम के विषय में एक बड़ी मजेदार बात है, मैं उसको बताना आपको जरूरी समझता हूं। लोग कहते हैं कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो कर्नाटक में भी ये कांग्रेस कैसे जीत के आ जाती है? ये जनरल सवाल। वो कहते हैं अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती? ठीक इसी तरह से अभी लेटेस्ट जो चुनाव हुए हैं, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती? मैं इसका जवाब आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 5 राज्यों में चुनाव हुए अभी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मिजोरम। 5 राज्यों में 5 में से 3 किसने जीते? बीजेपी ने। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आप थोड़ा सा आंकड़ा आप देखिए, आपकी समझ में आएगा कि हां ईवीएम में कहीं गड़बड़ है। एक शक तो होना चाहिए। वो शक कैसे होता है? जो मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर जो चुनाव हुआ और काउंटिंग हुई, उसमें से 199 सीटों पर ड्यूरिंग पोस्टल बैलेट काउंटिंग 199 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे थी। पोस्टल बैलेट में 230 में से। और जिस समय ईवीएम के माध्यम से पूरा रिजल्ट निकल के आया तो बीजेपी 166 सीटों पर जीतकर सरकार बना लेती है और कांग्रेस मात्र 63 सीटों पर ही सिमट जाती है। कैसे? अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो पोस्टल बैलेट में जो इतनी जबरदस्त जो जीत मिल रही थी कांग्रेस को, वो कहां चली गई ईवीएम के आते ही? ऐसा ही चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन, मैं पूरे उस इलेक्शन में शामिल रहा। पूरे प्रदेश में मैंने कैंपेन की। उस 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 जो असेंबली सीट्स है, उनकी जब काउंटिंग हो रही थी तो बैलेट पेपर की यानी पोस्टल बैलेट की जो गिनती थी, उसमें 304 यानी 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी। बीजेपी का कहीं अता पता ही नहीं था। लेकिन जिस समय पूरा फाइनल रिजल्ट आया ईवीएम की काउंटिंग के बाद, तो बीजेपी 225 से भी ज्यादा सीटें लेकर सरकार बना लेती है और समाजवादी पार्टी मात्र 121 सीटों पर सिमट जाती है। आपको नहीं लगता कि आपके मन में कहीं कोई शक होना चाहिए कि बैलेट पेपर में या पोस्टल बैलेट में क्यों विपक्षी पार्टियां आगे रहती हैं और ईवीएम की गिनती में बीजेपी कैसे आगे आ जाती है? क्या यह शक नहीं होता आपके दिमाग में? सवाल नहीं खड़ा होता? होता होगा, यह होना चाहिए। और दूसरी बात साथियों,
कि 3 राज्यों में अपनी सरकार बना के आप एक राज्य किसी भी विपक्षी पार्टी की झोली में डाल देते हो। वो इसलिए साथियों ताकि ईवीएम पर सवाल खड़ा न हो सके। अगर वहां भी बीजेपी जीतती तो आप लोग ये सवाल नहीं खड़े करते, लोग ये सवाल नहीं खड़े करते कि यार ईवीएम में गड़बड़ी है तो ये तेलंगाना में कैसी जीत के आ गए। ये इसीलिए है ताकि लोग ईवीएम पर सवाल न खड़ा कर सके, और इसका कोई कारण नहीं है। और दूसरा इसका कारण एक मैं बताता हूं साथियों आपको कि राज्यों के चुनाव इस समय इसलिए महत्वपूर्ण थे, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। और जिस समय कैंपेन चल रही थी, चुनाव के दिन तक जिस दिन वोटिंग हुई है, मध्य प्रदेश में 14,000 कंप्लेंट है। 14,000, 1-2 नहीं, 14,000 कंप्लेंट है। और उन कंप्लेंट के साथ में सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के मसले को लेकर पिटीशन फाइल है। मिस्टर नरेंद्र मिश्र जो हमारे साथी हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने वो पिटीशन फाइल कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वो पिटीशन डिसाइड नहीं की है। और बहुत सीधा सा है कि उन पिटीशन को डिसाइड किए बिना इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग कराई, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। सो ये जो सारी चीजें हुई उसमें बीजेपी का कहीं अता पता नहीं था, लेकिन चुनाव के परिणाम में बीजेपी जीतकर आ गई साथियों। और ये तीनों चुनाव किस लिए जरूरी थे जीतने बीजेपी के लिए? क्योंकि लोकसभा चुनाव है। अगर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सारे राज्यों में बीजेपी हार जाए तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति क्या होगी, उससे पहले माहौल क्या होगा। इसलिए वो चुनाव जीत के आना जरूरी था और बीजेपी जीतकर आई। एक और साथियों, स्टेट के चुनाव बीजेपी के लिए वैसे भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। स्टेट के चुनाव अगर हार भी जाएगी तो बीजेपी के पास इतना पैसा है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उनके माध्यम से वो सरकार बना लेगी। महाराष्ट्र तो बिल्कुल आपकी करवट का राज्य है, आपके साथ लगा हुआ। आपने देखा ईडी का खेल कैसा हुआ, जानते हैं ना आप? ईडी से किस तरह से दबाव डाल के और तोड़ा गया, पार्टी को और सरकार बनाई गई। और ठीक इसी तरह से आपने पहले कर्नाटक भी देखा, यही खेल मध्य प्रदेश में हुआ, यही खेल मध्य प्रदेश में हुआ, और यही खेल आपके यहां गोवा में भी होते होते बच गया। आप सब लोग जानते हैं। सो ये जो सारी चीजें हैं स्टेट में उसको कोई दिक्कत नहीं है। असली दिक्कत है अगर सेंटर ही हाथ से चला गया। लोकसभा चुनाव अगर बीजेपी हार गई तो मोदी जी जो अपनी तानाशाही चला रहे हैं वो तानाशाही खत्म हो जाएगी। और जिस हिंदू राष्ट्र का सपना वो देख रहे हैं 2025 आरएसएस का सपना, वो सपना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए किसी भी हालत में बीजेपी ईवीएम को छोड़ना नहीं चाहती। जो 3 कृषि कानून आप जानते हैं ना, फार्मर्स एक्ट जो लेकर आई गवर्नमेंट, कैसे लेके? अगर वो स्टेट में होती तो लेके आ सकती थी क्या? अगर लेके भी आती तो उसका जो दायरा कहां तक होता? केवल और केवल एक स्टेट तक, उसके आगे नहीं होता। लेकिन सेंटर में होने के कारण जो एक्ट वो लेकर आई वो पूरे देश पर लागू हो, इसके लिए वो तभी कर पाई क्योंकि वो सेंटर में है। तभी स्टेट का जो पावर है उसको कैप्चर करके और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 3 फार्मर्स एक्ट सरकार लेकर आई, केंद्र में है तभी। और आने वाले समय में उनकी क्या योजना है, मेरे से ज्यादा आप अगर हो सके तो पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को सुनिए। 2 दिन पहले का उनका एपिसोड, 2 दिन पहले का, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से यहां पर हुई भी बात कि 400 सीट क्यों लाना चाहती है बीजेपी। और निश्चित रूप से अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो 400 सीट नहीं ला सकेगी, 1 0 हट जाएगी, 40 भी नहीं ले पाएगी। पर 400 सीट इसलिए लाना चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे अमेंडमेंट जो करने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा मेजोरिटी चाहिए और साथ में हाफ ऑफ द स्टेट्स उनका समर्थन चाहिए। इसलिए
वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा के साथ में विधानसभाओं के चुनाव भी कराना चाहती है सरकार। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, और उसके माध्यम से सीधा है जो इसका फेडरल स्ट्रक्चर है, देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है कि स्टेट की अपनी पावर है, सेंटर की अपनी पावर है, उन सबको खत्म करना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही। ये बहुत गंभीर स्थिति है साथियों, जिसको आप समझना आपको बहुत जरूरी है। तो हम लोग जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं वो यूं ही नहीं है साथियों। जी मैं समझ रहा हूं कि समय निकलता जा रहा है, आप लोग भी बहुत देर से सुन रहे हैं, पर कुछ चीजें बतानी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उनको बताने की और जल्दी मैं इसको समाप्त कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। पर अगर हम लोग वहां से आए हैं, लगातार आपने बुलाया है, मीटिंग हो रही है, सो इसका बहुत बड़ा रीजन है हमारी आजादी खतरे में है। ये जो मेरा वोटिंग का राइट है, ये मेरा डायरेक्ट राइट है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है, और ये मेरा ह्यूमन राइट है। और ये डायरेक्ट है कि मैं जिस वोटर को और जिस पार्टी को वोट देना चाहता हूं, मैं डायरेक्टली उसको दूं। अभी मैं किसको देता हूं वोट, आप बता सकते हैं? अभी मैं मशीन को वोट देता हूं। 3 मशीनें होती हैं अभी, जहां यह दिखा है आपको, जो इस ईवीएम का मामला है, इसमें 3 मशीनें हैं, एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट। मैं बैलेट यूनिट में बटन दबाता हूं, लाल बत्ती जलती है और मुझे 7 सेकंड के लिए दिखाया जाता है वीवीपैट में कि पर्ची देख लो भाई आपने। और पर्ची कैसे दिखाई जाती है वो दिखाया आपने, अतुल पटेल जी ने आपको दिखाया। सो वो पर्ची मुझे दिखा दी जाती है और उसके बाद मुझे कह दिया जाता है कि आपकी वोट पड़ गई। वो पर्ची मुझे मिलती नहीं है, मैं उसे वेरीफाई कर नहीं पाता फिजिकली कि हाँ जिसको मैंने वोट दी ये उसी कैंडिडेट को और उसी पार्टी को वोट गई है। और जिसमें वो पर्ची होती है उसी में गिर जाती है वीवीपैट में, उसकी गिनती नहीं होती है। गिनती किसकी होती है? गिनती होती है कंट्रोल यूनिट की, जिसके विषय में आपको और मुझे पता ही नहीं है कि मेरी वोट उसमें गई भी है, नहीं भी गई है, रजिस्टर हुई है, नहीं भी हुई है, किसको गई है, हम में से किसी को कुछ पता नहीं, उसकी गिनती होती है। तो ये मैं वोट किसको दे रहा हूं? मेरी वोट जा रही है मशीन में। मैं डायरेक्ट उस कैंडिडेट को दे ही नहीं पा रहा हूं जिस कैंडिडेट को चाहता हूं, जिस पार्टी को मैं चाहता हूं साथियों। इसलिए ये ईवीएम मशीन खत्म होनी चाहिए। और हमारे साथी एक बता के गए कि इंग्लैंड में, जैसे उन्होंने कहा कि अभी तक भी आप ईवीएम से चुनाव कराते हैं, इससे ज्यादा और दिक्कत क्या होगी? सो इस देश में, जहां इस देश के तमाम पढ़े लिखे लोग, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हाथ उठा के बताना, बताइए आप में से कौन व्यक्ति है जो जानता है कि ईवीएम मशीन की टेक्निक क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है और ईवीएम मशीन कैसे काम करती है? एक व्यक्ति बताए हाथ उठा के। एक भी व्यक्ति नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप जानते हो कि ईवीएम कैसे काम करती है? जानते हो या नहीं जानते? हाथ उठा के बताइए। नहीं जानते, हाथ उठा के बताइए कि नहीं जानते। सारे लोग नहीं जानते, आप पढ़े लिखे लोग नहीं जानते। 50% आबादी यहां की अनपढ़ है, वो कैसे जानेगी? तो आप 50% आबादी का ये राइट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं, उसको छीन लेना चाहते हैं। और चुनाव केवल और केवल फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बैलेट पेपर से ही हो सकता है। हमको बैलेट पेपर के लिए ही लड़ना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई मशीन नहीं, उसमें कोई भी किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं, किसी भी तरह की कोई मशीन हो हमें नहीं चाहिए। हमें केवल और केवल वीवीपैट, ईवीएम और जो आपकी जो वोटिंग मशीन है, इसको छोड़कर केवल और केवल बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहिए। क्या आप चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव? हाथ उठाकर बताइए, सब लोग जोर से बोल के बताइए, बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं? यस, हम लोग यही चाहते हैं कि ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो। अब हमारे साथी, हम लोग चाहेंगे कि हम जो यहां पर इलेक्शन ऑफिसर है, इलेक्शन ऑफिसर की तरफ हम सारे लोग चलेंगे। मैं बहुत सारा
जो बहुत लोगों ने साइन किए हैं, वो पूरा बंडल आप दिखाइए। वो पूरा बंडल है जिस पर गोवा के इन तमाम साथियों ने बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत लेबर के बाद, आप ये देखिए पूरा देखें। हाँ बिल्कुल, हम लोग बंद कर रहे हैं परमिशन। ये देखिए, ये पूरे, ये सभी पेजेस पे साइन किए हुए हैं। जो ये मेमोरेंडम हम राष्ट्रपति महोदया को पहुंचवाना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, इलेक्शन ऑफिसर के माध्यम से, वो जाके अब हम सब लोग चलेंगे, इलेक्शन ऑफिसर के वहां तक चलेंगे और जाके उनको ये देंगे कि ये सिग्नेचर है, इतने लोग नहीं चाहते हैं, और साथ में वो मेमोरेंडम इसके ऊपर लगा के हम लोग इलेक्शन ऑफिसर को देंगे। तो आप लोग चलेंगे साथ हमारे? चलिए फिर चलते हैं साथ लोग, और चलते हैं इलेक्शन ऑफिसर को जाके ये मेमोरेंडम देंगे। भाई ये हम नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो, वीवीपैट से चुनाव हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने मुझे ध्यान से सुना, बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भानु प्रताप सिंह आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। भानु प्रताप सिंह आप आगे बढ़ो। Thank you. I just want to make a quick announcement. Tamaşa passes giyat. We have a Thanksgiving going on, but before that, तुमच्या आधारापासून, तुमच्या मोगापासून, and on top of that, तुम्ही इथले वोतान बसले, इथले बुकेन बसले, इथले तारेन बसले, तरी तुम्ही तुमचे contribution क्या हुआ? किती तुम्ही तुमचे contribution केले, and we have collected 70,741 rupees. Big cheers for you all. Thank you very much, and very most important thing, ये थी क्या तो एक very important हाँ। मैं नारा दूंगा, आप साथी खूब जोश के साथ में नारा लगाइए। मैं पहले कहूंगा ईवीएम हटाओ, तो आप कहेंगे देश बचाओ। फिर मैं कहूंगा ईवीएम हटाओ, आप कहेंगे लोकतंत्र बचाओ। फिर मैं कहूंगा ईवीएम हटाओ, आप कहेंगे संविधान बचाओ। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, अब लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम हटाओ। पीछे वाले बोल नहीं रहे, लगता है धूप में थोड़ा सा नर्वस हो गए क्या? जोर से बोलिए, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। Thank you sir, and I really want to give thanks from the heart to the Saliga